हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीरीज चल रही है। हम अकाउंट्स का हर वो टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कॉमर्स के हर एग्जाम में आता है। आज का हमारा टॉपिक है कैश बुक। हम ये जानते हैं कि अगर व्यापारी ने जनरल बनाई है तो वो सारे ट्रांजैक्शन जनरल में लिखेगा, लेकिन अगर उसके बिजनेस का साइज बड़ा है और उसने सब्सिडियरी बुक्स बनाए हैं तो वो 8 बुक्स बनाएगा। 8 में से 7 बुक्स के बारे में हमने बात कर ली थी पिछले वीडियो में, और आज हम 8वीं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक बात करेंगे, वो है कैश बुक। सो कैश बुक के एमसीक्यू अपन देखते हैं, बातों को समझेंगे। क्वेश्चन आसान है, आप खुद ही क्वेश्चन कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके लिए, रोकड़ बही रखने का मुख्य उद्देश्य है। किसने क्वेश्चन ने सिंपल पूछा, आप तो ये बताओ आप कैश बुक क्यों बनाते हो। सो कैश बुक हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें कैश और बैंक बैलेंस का पता लग सके। ऑप्शन थे, व्यापार का रोकड़ क्रय, कि हमने कितना कैश परचेज किया ये बताना, नहीं। व्यापार की कैपिटल पता करना, ये भी कैश बुक बनाने का पर्पस नहीं है। व्यापार का रोकड़ तथा बैंक शेष ज्ञात करना, बिल्कुल। आप अगर आम दुकान में किसी भी दुकान पे जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, फैक्ट्री में जाएंगे, तो वहाँ कैश बुक आपको ज़रूर मिलेगी। शाम होते होते देखा जाता है कि कितना कैश हमारे पास है, फिर वास्तव में कैश कितना है उसका तिजोरी या कहें गल्ला बोलते हैं, गल्ले से मिलान करते हैं, और कितना बैंक बैलेंस हमारे हिसाब से है और कितना बैंक बैलेंस स्टेटमेंट के हिसाब से है उसका भी मिलान करते हैं। तो डेली का डेली कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस क्या चल रहा है, कितना चल रहा है, ये पता करने के लिए हम कैश बुक बनाते हैं। तो इसका आंसर सी होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया जाएगा। रोकड़ बही बोलो या नकद पुस्तक बोलो, आम भाषा में कैश बुक। तो अगर आप माल नकद खरीदोगे तो ये एंट्री कैश बुक में जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसमें नकद वर्ड आया इसलिए। इसका लॉजिक ये है कि आप देखो, जब आप माल नकद में खरीदेंगे तो एंट्री इस तरह बनती है, परचेज DR टू कैश। चूंकि ये एंट्री इस तरह से है, परचेज टू कैश, तो बाद में जब कैश बुक बनाई जाएगी, एक्चुअली कैश बुक का डिज़ाइन इस तरह का होता है कि उसमें हाथों हाथ एक तरह से पोस्टिंग हो जाती है कि सर ये CB क्या लिखा है, ये कैश कॉलम है, ये बैंक कॉलम है। तो जब आपने एंट्री करी परचेज टू कैश, तो कैश आपका CR में है, तो आपको CR में जाके बाय परचेज लिखना होगा। मैं बस कहना चाहता हूं कि ये ट्रांजैक्शन कैश बुक के लिए क्वालिफाई करेगा। बैंक में जमा, अगर आप बैंक में जमा कराओगे तो कुछ ऐसी एंट्री बनेगी, बैंक DR टू कैश। इस एंट्री में जो दोनों अकाउंट इन्वॉल्व हैं वो दोनों ही अकाउंट आपके पास हैं, तो बाकायदा इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। वो अभी क्वेश्चन में आएगा तो मैं और बताऊंगा, ठीक है। तो ये एंट्री कैश बुक में क्वालिफाई करेगी। कमीशन प्राप्त, कमीशन प्राप्त में आपके पास कैश आया, एंट्री बनी कैश टू कमीशन, तो इस एंट्री में भी कैश है। अगर इस एंट्री में कैश है तो ये एंट्री भी कैश बुक में क्वालिफाई करेगी। अब तक की तीनों एंट्री कैश बुक में जाएंगी। इसके बाद विक्रय वापसी, विक्रय वापसी का DR शेष होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट DR, जब हमारे पास माल आता है और जो भी कस्टमर होता है, जो भी हमारे को माल वापस करता है, तो हम एंट्री ये करते हैं। अगर उसका नाम अंकित है तो टू कस्टमर की जगह अंकित का नाम लिखेंगे। तो एंट्री बनी सेल्स रिटर्न टू कस्टमर। इस एंट्री में कैश आता जाता नहीं है। आम दुनिया में भले ऐसा होता हो, हालांकि ये भी कम होता है कि हमने दुकानदार को माल वापस किया, उसने हमें पैसा दे दिया, ग्राहक ने हमें माल वापस किया और हमने उसे कहा ये तेरे पैसे ले जा। ऐसा जनरली बहुत कम होता है। होता यही है व्यापार लाइन में कि हम उससे माल लेके जमा कर लेते हैं उसके खाते में पैसा, तो एंट्री होती है सेल्स रिटर्न टू कस्टमर। तो ये एंट्री ऐसी है जो कैश बुक में क्वालिफाई नहीं करेगी, क्योंकि कैश बुक में वही ट्रांजैक्शन क्वालिफाई करेगा जिस एंट्री में, मैं लॉजिक आपको बता रहा हूँ, अल्टीमेट लॉजिक। अगर आपका कोई सौदा है, आप उसकी जनरल एंट्री बना लो, अगर उस जनरल एंट्री में कैश आ रहा है या बैंक आ रहा है तो ही वो कैश बुक के लिए क्वालिफाई करेगा, वरना वो कैश बुक के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। इसलिए इस क्वेश्चन में जो D ट्रांजैक्शन है ये कैश बुक के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10% व्यापारिक बट्टे पर बेचा गया 15,000 का माल, यह व्यवहार डैश डैश तरीके से रोकड़ बही में दर्ज होगा। DR साइड पे 13,500 आएगा, CR साइड पे 13,500 आएगा, DR साइड पे 16,500 आएगा, या रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया जाएगा। अब मैं बताता हूँ, कई बार जब बच्चा घास काट के पढ़ाई करता है, बहुत जल्दी पढ़ाई करता है, तो मान लो किसी बच्चे ने ये सुन रखा है कि सर ये लिखा है ना व्यापारिक बट्टा, तो सर व्यापारिक बट्टे का तो लेखा नहीं होता।
बात सही सुनी है उसने, और शायद वो आंसर बोल देगा कि रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन आंसर ऐसा नहीं है। हालांकि आप ऐसा नहीं सोच रहे हो, मैं एक बता रहा हूं कि बच्चा कई बार आधी अधूरी बात सुन लेता है। पूरा बात क्या है, पूरा बात यह है कि 15,000 का माल था, 1,500 रुपये का डिस्काउंट हमने कर दिया, जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे हमने दुकान पे लिख दिया 10% ऑफ, कि भाई कई बार हमारे कोर्सेज में भी ऑफ चलता है कि भाई इतने परसेंट ऑफ है, तो हमने 10% ऑफ दे दिया। 15,000 का माल 1,500 काट के हमने 13,500 में बेचा। अब मैं इसके आगे की बात बोलता हूँ, होगा क्या, कैश आएगा, तो कैश को हम करेंगे डीआर और सेल्स। ये बात सही है कि हम ट्रेड डिस्काउंट का लेखा नहीं करेंगे, लेकिन जो माल बेचा उसकी एंट्री तो करोगे। अगर आप जनरल एंट्री बनाते, अगर आप जनरल एंट्री बनाते तो ऐसी बनती। अब बात रहती है कि सर आप तो ये बताओ कैश बुक में कैसे आएगा। कैश बुक इट्स लाइक अ कैश अकाउंट। आप एक बात ये समझ लीजिए, कैश बुक लिखा नहीं जाता पर समझा जाता है, कैश बुक मीन्स कैश अकाउंट। तो अब आपका कैश अकाउंट की क्या पोजीशन है, इसकी जीपीएस पोजीशन है डीआर, डीआर है ना, तो आपको डीआर में जाना है और डीआर में जाके लिखना है टू सेल्स, और जो कैश वाला कॉलम है, क्योंकि आपका बैंक वाला कॉलम भी होता है, तो आपको कैश वाले कॉलम में जाके, जिसको हिंदी में स्तंभ बोलते हैं, कैश वाले कॉलम में जाके वहां पे लिखना है। अल्टीमेटली क्या हुआ, ये सौदा कैश बुक के, इसको पूरा एड्रेस यूं बोलते हैं ये सौदा कैश बुक के डीआर साइड में जाके टू सेल्स के नाम से लिखा जाएगा और रोकड़ वाले कॉलम में राशि लिखी जाएगी। भले वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन मैं हर ट्रांजेक्शन को आपको बताऊंगा ताकि कैश बुक आपके समझ में आ जाए एमसीक्यू के थ्रू ही। बाकी अगर आपको डिटेल्ड लेक्चर्स चाहिए तो वो तो ऐप के अंदर डिटेल्ड लेक्चर्स भी हैं। हाँ, अगर इसके थ्रू चाहिए तो आप समझ सकते हो। तो ये सौदा कैश बुक में डीआर साइड में 13,500 रुपये से चढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों को केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस चाहिए तो प्रैक्टिस एमसीक्यू भी है, और जिन बच्चों को कि सर हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो इसकी पीडीएफ चाहिए, तो ऐप डाउनलोड कर लो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ना। चलो, बैंक में नकद जमा कराई गई राशि को दर्ज किया जाता है। तो कैश बुक के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है। ऐसा होता है कि हमारे पास जब थोड़ा कैश जमा हो जाता है तो हम उसे बैंक में भिजवा देते हैं, रिस्क नहीं रहता, रात में घर पे कैश ले जाओ या दुकान में छोड़ के जाओ, रिस्की होता है, तो अपन क्या करते हैं, बैंक में जमा करा देते हैं, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि 40,000 रुपये हमने बैंक में जमा करा दिए। कैश बुक, जब लोग बच्चा होशियार हो जाता है तो वो कैश बुक डायरेक्ट बना सकता है, लेकिन अगर जब तक आपको कैश बुक डायरेक्ट नहीं आती तो मैं कहता हूँ आप उसको जनरल एंट्री के थ्रू बनाओ, आपको बहुत इजी लगेगा, क्योंकि जनरल एंट्री में अपनी कमांड अच्छी होती है। हमने 40,000 बैंक में जमा कराए, तो इसकी जनरल एंट्री यूँ बनती है, बैंक डीआर टू कैश। अब इसने हमसे जनरल एंट्री तो पूछी नहीं, इसने तो हमसे पूछा कैश बुक में कैसे जाएगा। जैसे बार बार मैं कैश बुक बना रहा हूँ, ये कैश बुक है और ये आपका कैश कॉलम है, ये आपका बैंक कॉलम है, ये कैश कॉलम, ये बैंक कॉलम। और अब देखो इस एंट्री में क्या लिखा है, बैंक टू कैश। मैं पूछूं इसमें कितने अकाउंट है, आप बोलेंगे 2 खाते हैं। मैं बोलूंगा पहला खाता कौन सा है, तो आप बोलोगे बैंक खाता है। बैंक खाता क्या है, डीआर में है, बैंक खाता डीआर में है, तो आप डीआर में जाओ और यहाँ जाके सीधा ये पेस्ट कर दो जो लिखा है ना नीचे, टू कैश, और यहाँ पे आपको 40,000 रुपये यहाँ लिखना पड़ेगा। छोटे थे तो हम रट लेते थे, याद कर लेते थे कि यहाँ बैंक होगा तो कैश लिखेंगे, कैश होगा तो बैंक लिखेंगे। अब तो मुझे समझ में आने लग गया है और तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा खाता कौन सा है, कैश है, पोजीशन क्या है, सीआर है, तो सीआर में जाओ, सीआर में जाओ। कैश के अपोजिट क्या है, बैंक है ना, और यहाँ पे आपको 40,000 लिखना है। फिर भी अभी भी भले वो रट्टे वाली बात ही पर काम आती है। कैश लिखोगे तो अमाउंट बैंक वाले कॉलम में आएगा, बैंक लिखोगे तो अमाउंट कैश वाले कॉलम में आता है। ये समझ आपको गलतियां करने से बचाती है। यहाँ पे जो एक एलएफ का कॉलम होता है उसमें क्या होता है, कोशिश की जाती थी वैसे रेड इंक से सी लिखा जाता था कि सर कहाँ पे, यहाँ पे एक एलएफ का कॉलम होता था अमाउंट से पहले, उसके अंदर सी लिखा जाता था। सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब यूँ समझो कि इस जनरल एंट्री की या कहें इस ट्रांजैक्शन का जो डबल अकाउंटिंग है वो पूरा हो चुका है, ठीक है। अगर मैं एक और बात बताऊं, सपोज करो एक एंट्री है कैश टू सेल। अगर ये एंट्री है कैश टू सेल तो आपको यहाँ पे कैश में लिखना पड़ेगा टू सेल्स। सपोज करो आपने 20,000 का माल बेचा, लेकिन साथ के साथ आपको सेल्स अकाउंट में भी पोस्ट करना पड़ेगा। इस एंट्री का डुअल एस्पेक्ट तब पूरा होगा जब आप कैश बुक में भी लिख दोगे और जाके आप सेल्स में भी लिखोगे, ठीक है। ये वाली जो एंट्रीज होती हैं
ये वाली जो एंट्रीज होती है इनकी खासियत ये होती है कि इसमें इसका जो डुअल इम्पैक्ट है वो यहीं का यहीं पूरा हो जाता है। तो फिर हम यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री लिख देते हैं क्योंकि अब इसकी लेजर में पोस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन ने पूछा था बैंक में जो पैसे हमने जमा कराए तो उस राशि को कहाँ पे दर्ज किया जाता है, बैंक कॉलम के डी आर साइड पे। तो हमने वाकई में बैंक कॉलम के ये डी आर साइड पे दर्ज किया है, सही है। और रोकड़ कॉलम के सी आर साइड में, सही बात है, ये रोकड़ का कॉलम है और ये सी आर साइड है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप ये देखो, ये इतने आसपास ऑप्शंस हैं कि अगर आप इसे रटने की कोशिश करोगे रट पाओगे ही नहीं, शर्त है मेरी, रट नहीं पाओगे। इसका यही है कि इन क्वेश्चनों को अपन समझ लो। अगेन अगर कोई कहता है कि ये थ्योरी क्वेश्चन है, नो, इट्स अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। उसको अगर अपन लिख देते हैं तो इस तरह से अपने को समझ में आता है। ठीक है, चलो अभी मैं और ट्रांजेक्शन ऐसे कराऊंगा। चैप्टर आसान है पर कई बार क्या होता है ना, हम बहुत लाइटली ले लेते हैं। तो इतना लाइटली लेने जैसा भी नहीं है, इतना भी सिंपल नहीं है कि आप बस यूं ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन कर लोगे, नहीं तो फिर। स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एलटी ग्रेड कॉमर्स, यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट और भी कॉमर्स के बहुत सारे एग्जामों की तैयारी कर रहे हो। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ है जो कुछ स्टूडेंट्स को रोक रही है और वो है बजट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमारा फुल वीडियो कोर्स एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक सैम्पल पेपर सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, लेकिन कई बार 500 रुपये देना या 1000 रुपये देना या 2500 रुपये देना उनको मुश्किल लगता है। कॉमर्स पॉइंट अब उसका सॉल्यूशन लेके आया है। हमने लॉन्च किया है हमारा नया इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इसमें आप मात्र 100 रुपये देकर किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं और 100 रुपये में आप हमारा फुल कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। आप हमारे सारे वीडियो, सारे थ्योरी नोट्स, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, सारे सैम्पल टेस्ट, मतलब उस कोर्स में जितना कंटेंट है वो आप 1 महीने तक एक्सप्लोर कर सकते हैं मात्र 100 रुपये देकर। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई डेमो लेक्चर्स का लफड़ा नहीं है, आप पूरा का पूरा कोर्सेज एक्सेस कर पाएंगे। तो अब आप कॉमर्स पॉइंट ऐप, हमारा जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए, वो भी मात्र 100 रुपये में। जब आप हमारे ऐप पे जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। आपको जो कोर्स लेना है आप उस पर जाइए। फॉर एग्जांपल आपको ये असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर वाला कोर्स है वो लेना है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है, सिंपली क्लिक हो गया। क्लिक होने के बाद इसका प्राइस आ गया। जैसे इसका प्राइस वैसे 999 रुपये है, पर 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्जेस और 1009 रुपीज़ का कोर्स है। ये हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। अब आपको पहले कंटेंट क्या है, वैसे कंटेंट आपको ऊपर ऊपर से देखने को मिलता है कि भाई इसके अंदर पेपर 1 है जिसमें 308 वीडियो हैं, 289 फाइल्स हैं, पेपर 2 है इसमें 204 वीडियो हैं, 328 फाइल्स हैं। लेकिन बच्चे को पता नहीं चलता कि वीडियो क्या हैं, उनकी क्वालिटी कैसे है। अगर हमने किसी लेक्चर को अनलॉक कर रखा है तो बच्चा देख पाएगा, पर कई बार 1 या 2 लेक्चर से भी उसको क्वालिटी का आइडिया नहीं होता कि किस तरह के एमसीक्यू हैं। तो अब उसका सोल्यूशन ये है कि आप सिंपली इसके नीचे जाइए, वहाँ पे आप पूरा कोर्स लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगर आप इंस्टॉलमेंट ले देना चाहें जो कि मात्र 100 रुपये से स्टार्ट है, तो वहाँ पे आप पे इन इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करते हैं तो आपका पहला स्टेटमेंट इंस्टॉलमेंट शो हो रहा है 110 रुपये। बेसिकली इंस्टॉलमेंट 100 रुपये है, अगेन 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज है जो कि एक बार लगता है, ठीक है। और उसके बाद अगली इंस्टॉलमेंट भी बहुत छोटी छोटी हैं। तो इस तरह से 5 महीने में, फॉर एग्जांपल इसकी 5 इंस्टॉलमेंट है, तो आप 5 महीने में इसे परचेज़ कर लेंगे। हमारे हर कोर्स की वैलिडिटी मिनिमम 1 साल तो है ही है, और वो सब पे लिखी हुई होती है। तो आप आराम से इसे जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सेफ तरीका कोशिश की है हमने, ताकि एक बच्चे में जो हेजिटेशन होता है ऐसा कोर्स में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। 100 रुपया एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है, उससे आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप बने रहिए। इसमें ऑटो डेबिट सिस्टम भी नहीं होता, आप पे करेंगे तो पे होगा, नहीं पे करेंगे तो ऑटोमेटिक भी नहीं करता, ठीक है। तो ये पूरा आपके ऊपर है कि 1 महीने के बाद आप कंटिन्यू रखना चाहते हो या कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हो। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कीजिए क्वेश्चन मेरे साथ साथ। चलिए जस्ट अ मिनट। उस लेन देन का नाम बताइए जो रोकड़ बही के दोनों पक्षों में एक साथ दर्ज किया जाता है। अभी 2 मिनट पहले मैंने कैश बुक के जो दोनों पक्ष हैं, यानी डीआर पक्ष और सीआर पक्ष में एक सौदा लिखा। इस तरह के लिखने को क्या बोलते हैं? तो हिंदी में इसे बोलते हैं अपन विपरीत प्रविष्टि या उभय प्रविष्टि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉपुलरली कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का सिंबॉलिक सी होता है जिसे अपन एलएफ के कॉलम में लिखते हैं। तो इसका आंसर है कि ये है आपका विपरीत प्रविष्टि, उभय प्रविष्टि या कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री जनरली 2 केसेस में की जाती है, जब आप बैंक में पैसे जमा कराते हैं या आप बैंक से पैसे निकालते हैं। और अपन बात इस पर अभी और करते रहेंगे। चलिए
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, चलो, इनमें से किसके लिए रोकड़ बही में विपरीत प्रविष्टि नहीं की जाती? ठीक है, अपन तो इसको पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। अपन ने बैंक में नकद जमा कराए, बैंक में नकद जमा कराए तो इसकी एंट्री यूं होती है, बैंक अकाउंट DR टू कैश। इस एंट्री में जो दोनों अकाउंट हैं वो दोनों अकाउंट मेरे कैश बुक में होते हैं, दोनों ही अकाउंट, दोनों पक्ष, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। बैंक से नकद निकाले तो कैश आया, कैश आया, एंट्री हो गई कैश टू बैंक। इस एंट्री में जो दोनों अकाउंट इन्वॉल्व हैं वो दोनों के दोनों कैश बुक में होते हैं तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी। व्यक्तिगत उपयोग के लिए बैंक से नकद निकाले, इसमें क्या हुआ, हमने बैंक से पैसा निकाला है, बैंक ने पैसा दिया है, बैंक बैलेंस नीचे जा रहा है, ये बात सही है, लेकिन पैसा व्यापार में नहीं आ रहा, पैसा व्यापारी के घर जा रहा है, तो एंट्री बनेगी ड्राइंग, ड्राइंग टू बैंक। तो इस एंट्री में जो दो पक्ष हैं, जो ये वाला पक्ष है, जब आपकी कैश बुक बनेगी, है ना, तो चूंकि बैंक की CR पोजीशन है तो आप CR साइड में जाएंगे और CR साइड में जाके आप लिखेंगे बाय ड्राइंग। सपोज आपने 5,000 रुपये निकाले तो यहाँ पे बाय ड्राइंग करके 5,000 लिखे जाएंगे। पूरी बात क्या हुई, कैश बुक के CR पक्ष में जाके बैंक कॉलम में अपन 5,000 रुपये लिखेंगे, लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है उसके लिए आपको लेजर में जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको लेजर में जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको ड्राइंग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। मतलब इसका डुअल इम्पैक्ट यहाँ पूरा नहीं हुआ है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। अब आप इसको याद करो, समझ लो, मैं तो कहता हूँ समझ लो। जनरल एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे टॉपिक्स को कनेक्ट करता है और उस नॉलेज से आपका बहुत भला होता है। ठीक है, दिमाग में बस ये रखो मैं बना क्या रहा हूँ। अगर मैं जनरल एंट्री बना रहा होता तो मैं इतना लिख के बोलता, पर मैं चैप्टर तो कैश बुक कर रहा हूँ तो मेरे को दिमाग में कैश बुक होना चाहिए कि ये एंट्री कैश बुक के दोनों तरफ जाएगी। अब हाई एंट्री को लिख लिख के बताऊंगा तो फिर वीडियो 1 घंटे की जगह 2 घंटे का हो जाएगा। ये एंट्री भी कैश बुक के दोनों तरफ जाएगी, लेकिन ये एंट्री कैश बुक के दोनों तरफ नहीं जाएगी। इसका आधा हिस्सा कैश बुक में जाएगा, आधा हिस्सा लेजर में क्वालिफाई करेगा, तो इसलिए ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, तो इसका C आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो मैं हर बार बोल चुका, कोई बच्चा नया आता है वीडियो पे तो बता देता हूँ। हिंदी में क्वेश्चन होता है, नीचे इंग्लिश में भी होता है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें पढ़ा करो। विपरीत प्रविष्टि तब दर्ज की जाती है, अब हम बार बार कॉन्ट्रा एंट्री क्वेश्चन मैंने एक साथ ले लिए। कॉन्ट्रा एंट्री तब दर्ज की जाती है जब बट्टे के स्तंभ वाली रोकड़ बही तैयार की जाती है, गलत ऑप्शन। त्रिस्तंभीय रोकड़ बही तैयार की जाती है, सही आंसर। साधारण रोकड़ बही तैयार की जाती है, लघु रोकड़ बही तैयार की जाती है। कि सर क्या है, कैश बुक बेसिकली 3 टाइप की होती है। ठीक है, ओके। जो सबसे आसान तरीके की कैश बुक होती है वो होती है सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक में केवल समझो कैश के लिए कॉलम होता है, यानी अगर हम अमाउंट भर रहे हैं तो समझो हम कैश का अमाउंट भर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद होती है 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक में एक बहस है, बहुत साल तक तो 2 कॉलम का मतलब समझा गया कि एक कॉलम कैश का होता है, एक कॉलम डिस्काउंट का होता है। इस तरह से 2 कॉलम उसको कहा जाता है। फिर कुछ लोगों ने आर्ग्यू किया नहीं, 2 कॉलम का मतलब ये है कि एक कॉलम कैश के लिए होता है और एक कॉलम बैंक के लिए होता है। ठीक है, तो फिर लोगों ने बोला कि पता कैसे चलेगा कि 2 कॉलम कैश बुक ये वाली को 2 कॉलम कहेंगे या 2 कॉलम ये कहेंगे। तो फिर एक नाम तरीका ये निकाला कि चलो अगर ये होगी तो इसका नाम देंगे डिस्काउंट कॉलम कैश बुक। अगर व्यापारी ने ये बनाई है तो उसको बोलेंगे डिस्काउंट कॉलम कैश बुक, और अगर ये बनाई है तो उसे हम कहेंगे बैंक कॉलम कैश बुक। लेकिन एक चीज़ जो हमेशा से रही है, यानी जैसे मान लो आज मुझे लगभग 20 साल पढ़ाते हुए हो गए और उससे पहले 5 साल मैंने पढ़ाई करी तो 25 साल हो गए, तो 3 कॉलम कैश बुक का हमेशा से मतलब ये रहा है कि वो 3 कॉलम कौन से हैं, वो 3 कॉलम है कैश का, बैंक का और डिस्काउंट का। देयर आर 3 कॉलम, कैश, बैंक, डिस्काउंट। ये DR साइड में भी होते हैं और CR साइड में भी होते हैं। तो अब अपन आते हैं क्वेश्चन पे। लघु रोकड़ बही क्या होती है, मैं लास्ट ऑप्शन को बता रहा हूँ। लघु रोकड़ बही अभी थोड़ी देर बाद अपन 4-5 क्वेश्चन लाइन से देखेंगे। पैटी कैश बुक। तो क्वेश्चन क्या है कि कॉन्ट्रा एंट्री कब की जाती है। तो देखिए इस केस में तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी नहीं, क्योंकि इसमें कैश के साथ बैंक कॉलम है नहीं। जो आपका डिस्काउंट कॉलम कैश बुक है इसके अंदर भी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। तो कॉन्ट्रा एंट्री होने के लिए या तो आपके पास ये वाली बैंक कॉलम कैश बुक हो या आपके पास ट्रिपल कॉलम कैश बुक हो। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक बहुत साफ ऑप्शन दे रखा है, इसीलिए इसका सही आंसर ये है, इसका आंसर B है।
होपफुली मैं आपको बता पाया, समझा पाया बातों को, ठीक है। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से किसका डीआर या सीआर शेष अर्थात दोनों में से कुछ भी शेष हो सकता है? रोकड़ बही का रोकड़ कॉलम, रोकड़ बही का बैंक कॉलम, रोकड़ बही के दोनों कॉलम, ना तो बैंक और ना ही नकद कॉलम। ओके, आराम से देखिए, ये मैंने बनाई कैश बुक, और बार बार समझाने के लिए बनानी पड़ेगी। ये आपका कैश का कॉलम है, ये वाला आपका बैंक का कॉलम है, ठीक है। ये आपका कैश का कॉलम और ये है आपका बैंक का कॉलम। मैं ये कह रहा हूँ जैसे आपके पास इस तरफ पैसे आते हैं और इसकी टोटल है 60,000 रुपये, है ना। इस तरफ आपके पैसे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ बैलेंस दिखाई देगा, कुछ ना कुछ बैलेंस दिखाई देगा, क्योंकि इस केस में कैश वाले कॉलम की बात बता रहा हूँ मैं आपको। कैश कॉलम में आपकी रिसिप्ट हमेशा पेमेंट से ज़्यादा होगी या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर होगी। हो सकता है कि 60 इनकमिंग हो, 60 आउटगोइंग हो, लेकिन उससे ज़्यादा आउटगोइंग नहीं होगी। आपकी रिसिप्ट साइड हमेशा पेमेंट साइड से ज़्यादा होगी, इसलिए ये आपको डीआर साइड, डीआर शेष दिखाएगी, डीआर शेष दिखाएगी, या आपको शून्य दिखा सकती है। ओके, दोहराता हूँ, कैश बुक का कैश कॉलम या तो हमेशा आपको डीआर बैलेंस दिखाई देगा या जीरो बैलेंस दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन बैंक आपको एक खास सुविधा देता है, वो है ओवरड्राफ्ट की, ठीक है। तो बैंक में पैसा आता है और बैंक में पैसा जाता है, तो ऐसा हो सकता है कि हमारे पास आया तो हो 60,000 रुपये, लेकिन हम वहाँ पे पेमेंट कर दें 80,000 रुपये, ऐसा हो सकता है, होगा ही, मैं नहीं कह रहा। यानी बैंक एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारा रिसिप्ट इज़ मोर देन पेमेंट भी हो सकता है और रिसिप्ट इज़ लेस देन पेमेंट भी हो सकता है। इसलिए हमारी हो सकता है बैंक बैलेंस की सिचुएशन हो, या हो सकता है कि हमारी बैंक ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन हो। तो रोकड़ बही का रोकड़ कॉलम ये तो हमेशा डीआर शेष दिखाएगा, रोकड़ बही का बैंक कॉलम डीआर या सीआर शेष दिखा सकता है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर बी है। इस कॉलम का कोई भरोसा नहीं है, इसमें टू बैलेंस सीडी की सिचुएशन भी आ सकती है और बाय बैलेंस सीडी की सिचुएशन भी आ सकती है। एनीथिंग कैन हैपन विद द बैंक अकाउंट या बैंक बैलेंस, तो इसका आंसर बी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रोकड़ बही के रोकड़ कॉलम में 10,000 रुपये का डीआर शेष बताता है कि, जैसे मान लीजिए हमारा अकाउंटेंट है, हमारा अकाउंटेंट फ़ोन करके बताता है कि सर कैश बुक का जो अपना कैश कॉलम है वहाँ 10,000 बैलेंस है। तो आप क्या समझे, वो क्या बता रहा है कि 10,000 का पेमेंट हो चुका है, वो ये कह रहा है कि 10,000 रुपये बकाया है, वो ये बता रहा है कि प्राप्त राशि से भुगतान की गई राशि 10,000 अधिक है, या वो ये बता रहा है कि 10,000 बैंक में जमा करा दिए हैं। व्हेन एन अकाउंटेंट सेज कि देयर इज अ बैलेंस ऑफ 10,000 रुपी, ही इज सेइंग दैट रिसिप्ट इज 10,000 मोर देन द पेमेंट। ओके, मैं समझाता हूँ। ये हमारी कैश बुक है ना। जरूरत के हिसाब से मैं 2 कॉलम बना लूँगा, एक कॉलम बना दूंगा, जैसे मैंने सिंपल एक कॉलम बनाया, ये कैश का कॉलम है, ठीक है। तो आपके इस तरफ का जोड़ है 80,000 रुपये, यहाँ पे नाम लिखे होते हैं एक्स वाई जेड सेल्स, यानी हमारे पास 80,000 रुपये आए हैं, और यहाँ पे अपन पेमेंट करते हैं, ठीक है, अलग अलग सैलरी वेजेस रेंट वगैरह पेमेंट करते हैं। फिर यहाँ पे लिखा जाता है बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि अगर आपकी जो कैश बुक है उसका जो कैश कॉलम है उसमें 10,000 डीआर शेष है, तो कुछ बच्चे तो इसमें आर्ग्यू करते हैं सर ये तो सीआर में है। नहीं, डीआर का टोटल ज़्यादा है, तो ये वाला जो शेष है इसे डीआर शेष कहेंगे। और ये डीआर शेष क्या इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि देखो अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स है आपके बिजनेस की लैंग्वेज, वो लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये लैंग्वेज ये कहती है कि 10,000 रुपये बैलेंस है, इनकमिंग में से आउटगोइंग हटाने के बाद हमारे पास 10,000 रुपये का बैलेंस है। थोड़ा प्रिसाइज कहें तो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास जो था, जो हमने इस महीने में मान लो रिसीव किया, उन दोनों को जोड़ने के बाद, पेमेंट को घटाने के बाद फाइनली जो बैलेंस हमारे पास है वो है बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। तो ये प्राप्त राशि से भुगतान की गई राशि से 10,000 रुपये हमारे पास ज़्यादा है, ये हमारा बैलेंस बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ठीक है, मैंने ये एक और वीडियो में भी बता रखा था, तो आप देखो ध्यान है क्या। क्वेश्चन, बैंक द्वारा एनएसएफ के रूप में चिन्हित चेक लौटाए जाने का अर्थ है कि, ठीक है, सपोज करो एक कस्टमर है, उसका नाम है रवि, और रवि से हमें चेक मिला
और वो चेक हमने बैंक में भेजा। ऑब्वियस ही बात है, बैंक में भेजने का मकसद ये था कि बैंक हमारे खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दे, और पूरी बात आप जानते हो कि बैंक रवि के खाते में से पैसे काटेगा और हमारे खाते में पैसे जमा करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ नहीं, उसकी जगह एक डाक आई, एक पोस्ट आई। उस पोस्ट में एक लेटर लगा हुआ था, और उस चेक के ऊपर, जो चेक हमने भेजा था, उस चेक पे लगा हुआ था NSF। नाउ व्हाट इट मीन्स, व्हाट इट मीन्स नॉन सफिशिएंट फंड, कि आपने जिस कस्टमर का चेक भिजवाया है उसके खाते में सफिशिएंट अमाउंट नहीं है। NSF, नॉट सफिशिएंट फंड, नॉन सफिशिएंट फंड। तो इसका सिंपली मतलब ये है कि आपका चेक डिसऑनर हो गया है। जो चेक हमने वहाँ जमा कराया है वो जमा हो नहीं पाएगा। बैंक ने हमें इंटीमेट किया है कि चेक डिसऑनर कई रीज़न से हो सकता है उसने साइन गलत किए हों, चेक को काटा पीटा हो, ओवर राइटिंग की हो, लेकिन NSF की सील लगी हुई है तो आपको पता लग जाता है कि चेक डिसऑनर बेसिकली इस वजह से हुआ है कि सामने वाले के अकाउंट में पैसा ही नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अब कुछ पैटी कैश के क्वेश्चन अपन करते हैं। अग्रदाय पद्धति इम्प्रेस्ड शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट इज द टर्म इम्प्रेस्ड सिस्टम यूज? परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक या पैटी कैश बुक? तो इसका आंसर है पैटी कैश बुक। अब मैं बताता हूँ होता क्या है। देखिए, मान लीजिए मैं व्यापारी हूँ और मेरे व्यापार में जो बड़े बड़े सौदे होते हैं, मैं माल खरीदूंगा बेचूंगा, उसके पेमेंट आएंगे जाएंगे, वो तो होता ही है। छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू खर्चे भी होते हैं, जैसे चाय वाले का बिल हो गया, छोटी मोटी रिपेयर हो गई, कोरियर वाले का खर्चा हो गया। अब इन छोटे छोटे पेमेंट को करने में जो बड़ा व्यापारी है वो दुखी होता है, या बड़े व्यापारी का अकाउंटेंट दुखी होता है। वो क्या करेगा, मान लो ये, अब मान लीजिए अकाउंटेंट है ये, इस मान लीजिए जूनियर अकाउंटेंट है, इसको ये 10,000 रुपये दे देगा कि भाई देख छोटे, ये 10,000 रुपये तू रख, इसमें से तू छोटे मोटे खर्चे करता रहा कर, तेरे को जो खर्चे करने हैं तू बार बार मत आया कर मेरे कैबिन में, छोटे मोटे खर्चे तू खुद ही कर लिया कर, और जब तेरे पास ये पैसे ख़त्म होने लगे तो तू मेरे से पैसे वापस ले लियो। अच्छा, जितने खर्चे तू करे उनको तू डिटेल से लिख लियो, कॉलम बना के डिटेल से लिख लियो, ताकि अपन का छोटे खर्चों पे भी कंट्रोल रहे। ठीक है, सपोज करो इसने मान लीजिए 9,200 रुपये खर्च कर दिए महीने भर के अंदर, तो ये छोटा छोटा मतलब छोटा अकाउंटेंट हमें बताएगा कि 800 रुपये पड़े हैं, तो मैं इसको कहूँगा ये वापस तू 9,200 रुपये और पकड़, और उसको मैं रीस्टोर कर दूंगा। जैसे रीफिल होता है, बॉटल खत्म हो जाती है, बॉटल को रीफिल करते हैं, मैं इसको 9,200 रुपये देके उसको रीफिल कर दूंगा, 10,000 रुपये अब तेरे पास वापस से हो गए। ठीक है, तो ये जो 10,000 रुपये है ना, इसको अपन कहते हैं इम्प्रेस्ड, और ये हमने पहले से दे दी इसलिए बोलते हैं अग्रधाय। अग्रधाय पहले से दे दी। और ये सिस्टम कहाँ यूज़ होता है? ये सिस्टम यूज़ होता है पैटी कैश बुक में, खुदरा रोकड़ बही। खुदरा की जगह अगर एक आपको शब्द ये भी मिल सकता है, लघु रोकड़ बही। तो लघु रोकड़ बही या खुदरा रोकड़ बही, इंग्लिश में तो पॉपुलरली पैटी कैश बुक कहते हैं। इसके थोड़े क्वेश्चन अपन और देखेंगे। कहता है डैश डैश के शुरुआत में अग्रिम भुगतान करने और समय समय पर खर्च की गई राशि को लघु रोकड़िया को वापस करने की प्रणाली क्या कहती है? तो ये अब इन्होंने अग्रधाय प्रणाली को डिफाइन कर दिया कि इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है। इम्प्रेस सिस्टम में हम एक एडवांस में पेमेंट करते हैं, फिर वो जो छोटा छोटा राशि खर्च करता है वो हम पैटी कैशियर को रीएम्बर्स कर देते हैं, पुनर्भुगतान कर देते हैं। जैसे आप ये पैटी कैश बुक का नमूना देखो, जैसे जब हम पहली बार उसको सपोज करो हमने 5,000 रुपये दिए, इसमें तो डॉलर लिखे हैं पर चलो अपन इंडिया में रुपए चलते हैं। जब हमने उसको पहली बार 5,000 रुपये दिए तो हमारा कैश गया। अभी गौर करो ये पैसा अभी खर्च नहीं हुआ है, तो आप इसको पैटी एक्सपेंस नहीं कह सकते, अभी आप इसको पैटी कैश कहोगे। देखा जाए तो ये एंट्री में कुछ भी नहीं हुआ है, समझो बस ये समझ लो कि 5,000 रुपये बड़ी तिजोरी से निकल के एक छोटी तिजोरी में चला गया, या बड़े अकाउंटेंट के पॉकेट से निकल के छोटे अकाउंटेंट के पॉकेट में चला गया। इसकी एंट्री होती है पैटी कैश टू कैश। तो सबसे पहले इस तरह की एंट्री हो जाएगी। उसके बाद वो छोटा मोटा खर्चा करता जाएगा, जैसे 100 रुपये उसने लेबर को दिए, यहाँ पे आप देखो उसने 300 रुपये स्टेशनरी पे दिए, यहाँ पे 50 रुपये उसने सफाई वाले को दिए, 70 रुपये उसने ट्रैवलिंग पे दिए, 30 रुपये वापस लेबर को दिए, ऐसे वो पैसे खर्च करेगा। जैसे 1,700 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो 5,000 रुपये में से उसने 1,700 रुपये खर्च कर दिए, उसके पास 3,300 रुपये बचे, हम उसको वापस क्या करेंगे, 1,700 रुपये वापस दे देंगे।
जितना उसने खर्च किया उतना हम उसको प्रतिपूरित कर देंगे, पुनर्भुगतान कर देंगे, रीएम्बर्समेंट कर देंगे, ताकि उसके बाद वापस से पहला पैसा पहले की तरह 5,000 रुपये हो जाए और वो हमारा पूरे महीने जान नहीं खावे। ठीक है। खुदरा रोकड़ का शेष एक क्या है? सपोज करो आपका वर्ष का अंतिम महीना चल रहा है, आपका अंतिम महीना है मान लो 31 मार्च 2025, और हमने उसे 5,000 रुपये दिए थे महीने के शुरू में, और 5,000 में से उसने मान लीजिए 4,200 रुपये खर्च कर दिए, और अभी उसके बाद 800 रुपये बचे हैं। ठीक है। अभी हमने उसको वापस से रीएम्बर्समेंट नहीं किया, राइट नाउ 800 रुपये बचे हुए हैं। तो ये आपका क्या है? पैटी कैश का बैलेंस है। आपका जो मेन कैश है वो तो है ही है, आपके पास जो 800 रुपये बच गया है ये क्या है? ये भी आपकी एसेट है, ये भी आपके एसेट्स है। जैसे बिजनेस के बाकी एसेट्स होते हैं, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, मशीन, फर्नीचर वगैरह, उसी तरह से पैटी कैश बुक में जो बचा हुआ बैलेंस शो होता है वो भी आपका असेट है। तो ये आपकी संपत्ति है डी। ठीक है जी। तो आपको ये पैटी कैश के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और देख लेते हैं, अग्रदाय राशि 5,000 है। प्रतिपूर्ति की राशि यानी रीएम्बर्समेंट का अमाउंट क्या होगा यदि महीने के दौरान लघु रोकड़िए द्वारा निम्नलिखित खर्च किया गया? देखो वो आया आपके पास, पहले तो यहाँ 5,000 रुपये लिख दो। वो आपको आके बता था कि 14,500 रुपये तो मैंने वेजेस पे दे दिए, 1,050 रुपये टिफ़न पे दे दिए, 500 रुपये मैंने रिपेयर पे दे दिए, और मैंने 400 रुपये और खर्च कर दिए। तो मैंने कहा भाई देख, 14, 24, 29, 30, तूने 3,400 रुपये खर्च कर दिए। जनरली क्या होता है, बच्चे का दिमाग यूँ चलता है कि 5,000 रुपये थे, 3,400 खर्च कर दिए, 1,600 बचे, तो सही तो है। तो इसका आंसर सर 1,600 होगा? नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा कि आपके पास कितना बैलेंस बचा हुआ है, इसने पूछा है बताओ आप उसको रीएम्बर्स कितना करोगे। रीएम्बर्स कितना करोगे? चूंकि मैंने पहले से ही सेट कर रखा है 5,000 रुपये पे, तो इसलिए मैं उसको 3,400 रुपये वापस दूंगा, 3,400 रुपये वापस दूंगा, ताकि उसके पास 5,000 रुपये वापस से हो जाए। तो इसने ये पूछा है कि आप उसको कितना रीपेमेंट या रीएम्बर्समेंट करोगे। दैट विल बी 3,400 रुपी एंड आंसर विल बी बी। आप ये भी कह सकते हो कि जितना खर्चा होता है वो खर्चे के बराबर राशि प्रतिपूरित कर दी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आ गया आपके नॉर्मल क्वेश्चन। रोकड़ बही के बैंक कॉलम में जमा शेष का अर्थ है, जैसे इसको इंग्लिश में बोले सीआर बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अगर आपका जो बैंक कॉलम है, सिंपल आपकी कैश बुक है, कैश बुक में 2 कॉलम होते हैं, बैंक कॉलम की बात चल रही है। अगर आपकी कैश बुक का बैंक कॉलम सीआर बैलेंस दिखा रहा है, इसका मतलब आपकी हालत पतली है, आपके ऊपर ओवरड्राफ्ट चल रहा है। इट सिंपली मीन्स दैट। ठीक है, ये कैश बुक है, कैश बुक में ये कैश का कॉलम है, ये बैंक का कॉलम है। इस कॉलम के लिए मैंने कह दिया ये तो पॉजिटिव ही होता है, लेकिन सपोज करो ये पोजीशन है कि इधर आपकी इनकमिंग है 1,80,000 रुपये की, और इधर आपकी आउटगोइंग है 2.5 लाख रुपए की। आपका सीआर साइड जीत गया, आपका सीआर साइड जीत गया। अगर आपको ऐसा लिखना पड़ता है टू बैलेंस CD 70,000 रुपये, तो ये क्या है? दिस इज ओवरड्राफ्ट। और ये ओवरड्राफ्ट कहाँ दिख रहा है? कैश बुक में। तो दिस विल बी सेड एज या नोन एज ओवरड्राफ्ट एज पर द कैश बुक। ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक मीन्स ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक नहीं। फेवरेबल बैलेंस हम किसको कहते हैं? जब हमारे अकाउंट में पैसे पड़े हों, जैसे हमारी जो इनकमिंग आउटगोइंग है उसका जो गैप हो, उसके बाद बैंक में 1 लाख रुपए हमारा पड़ा हो या 80,000 रुपये पड़े हो, कुछ भी रुपए पड़ा हो, तो उसे हम बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस। ये कैश बुक वाले चैप्टर की ठीक बात, टॉपिक जो पढ़ा जाता है वो होता है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। BRS वाला टॉपिक उसी बच्चे को अच्छा और कहें बहुत अच्छा समझ में आता है जिसका कैश बुक वाले टॉपिक में क्लियरिटी बहुत हो, वही बच्चे का अच्छा होता है। खैर, तो इसका आंसर तो सिंपली ए हो गया, आप देख लीजिए इसका आंसर ए होगा। अभी आपकी हालत खराब चल रही है क्वेश्चन में। ठीक है, 16वां क्वेश्चन। जब सूक्ष्म राशि यानी जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं उनके लिए हमने 500 रुपये से कोष स्थापित किया, तो क्या एंट्री की जाएगी? कि हमने सोच लिया भाई हम 500 रुपये छोटे मोटे खर्चों के लिए रख लेते हैं, सेट असाइड कर देते हैं, तो एंट्री होगी कैश DR करो, बैंक को CR करो, कैश DR करो, क्रेडिट करो पैटी कैश को, डेबिट करो इसको, क्रेडिट करो इसको। चौथा कहता है कोई एंट्री जरूरत नहीं है। देखो, जब आप 500 रुपये व्यापार से निकालोगे तो आपका कैश गया, और ये एंट्री मैंने भाई बताई थी, कैश आपका गया और ऊपर लिखा जाएगा पैटी कैश।
तो आपको इस तरह से एंट्री करनी पड़ेगी, पैटी कैश अकाउंट DR टू कैश। और ऑब्वियस सी बात है, इस एंट्री में दो खाते हैं, तो जो आपकी पैटी कैश बुक है उसके तो DR साइड में जाके आपको लिखना पड़ेगा टू कैश, और आपका जो कैश होता है उसके CR साइड में जाके लिखना पड़ेगा बाय पैटी कैश। और एक मज़ेदार बात बताऊं, सपोज करो इसके बाद आपने वेजेस के 80 रुपये दिए इस क्वेश्चन के बाद, इस एंट्री के बाद, तो वेजेस को तो आप DR करेंगे, आपने पैसे भी दिए, लेकिन अब आप वो पैसे पैटी कैश में से खर्च करेंगे, तो एंट्री होगी वेजेस टू पैटी कैश, है ना। तो फिर ये ट्रांजेक्शन पैटी कैश बुक में जाएगा, तो आपकी वो जो पर्पस है वो सॉल्व हो गया। आप क्या चाहते थे, छोटे मोटे खर्चों के लिए बार बार आपकी कैश बुक डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। मैंने अभी इन दिनों में एक वेल्थ मैनेजमेंट का ट्रिक पढ़ा या तरीका पढ़ा, वो ये है कि आपको एक बैंक अकाउंट अगर होता है, तो अगर इनकमिंग के लिए एक बैंक अकाउंट है, तो आपके जो छोटे मोटे खर्चे हो रहे हैं उसके लिए आपको एक अलग बैंक अकाउंट मेंटेन करना चाहिए, इससे आपके खर्चों पे कंट्रोल रहता है। यानी आपको दो बैंक अकाउंट बनाने चाहिए। तो ये उसी तरह से दो कैश अकाउंट हो गए, एक कैश अकाउंट मेन और एक पैटी कैश, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर ये है C, डेबिट पैटी कैश, क्रेडिट कैश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जहां लेन देन के दोनों पहलुओं को रोकड़ बही में दर्ज कर दिया जाता है, तो ऐसी एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है। बार बार बोर कर रहा है कि कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जो कैश बुक के DR साइड में भी जाए और CR साइड में भी जाए। एक मैं आपसे एंट्री पूछता हूं, आप बताना। जैसे एंट्री है अजय DR टू कैश टू बैंक, 15,000, 25,000, 40,000। होशियार बच्चा समझ गया है कि हमने अजय को पेमेंट किया है, इसमें 15,000 हमने नकद दिए हैं और 25,000 चेक से दिए हैं। मेरा क्वेश्चन है कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है या नहीं है। तो जिस बच्चे में आधी अधूरी समझ होती है इन सौदों की, तो वो कहेगा सर इस ट्रांजैक्शन में देखो कैश भी आया बैंक भी आया, दोनों आ गए ना, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। नो, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। कि सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कैश और बैंक दोनों की लोकेशन क्या है, CR। तो जब मैं अगर कैश बुक बनाने लगूंगा ना, जब मैं इसमें कैश बुक बनाने लगूंगा, तो कैश की लोकेशन CR, बैंक की भी CR, तो मैं CR में जाके लिखूंगा बाय अजय, बाय अजय। तो इसके बावजूद भी मुझे अजय का अकाउंट बनाना पड़ेगा, मुझे अजय का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। कॉन्ट्रा एंट्री वो होती है जिसमें एक सौदा DR पक्ष पे दर्ज हो जावे और एक सौदा CR पक्ष पे दर्ज हो जावे, तब जाके वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो थोड़ी समझ क्लियर रखिएगा, ठीक है। चलिए, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। साधारण रोकड़ बही का शेष होता है। अगर आप सिंपल कैश बुक बना रहे हो, तो सिंपल कैश बुक में केवल कैश के लिए कॉलम होता है, उसमें डिस्काउंट के लिए कॉलम नहीं होता, बैंक के लिए कॉलम नहीं होता। सिंपल कैश बुक में केवल कैश का कॉलम होता है, तो कैश बुक सदैव DR शेष बताएगी, ठीक है। इस चैप्टर के बाद जल्दी ही हम ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर भी देखेंगे। वहाँ कभी नहीं हो सकता ऐसा कि आप ट्रायल बैलेंस बनाओ, आप यहाँ पे कैश लिखो, यहाँ DR CR हो और आप यूँ लिखो कि 7,000 CR। नेवर। कैश नहीं हो चलेगा, पर कैश आपको CR में दिखाई नहीं दे सकता। बैंक आपको CR में दिखाई दे सकता है, कैश हमेशा आपको DR यानी पॉजिटिव दिखाई देगा, इसलिए इसका आंसर A होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बैंक अपने ग्राहक की जमाओं तथा आहरणों का लेखा कहाँ करेगा। अब ये भी समझने की चीज है और रियल में, जैसे सपोज करो ये हम हैं और हम व्यापारी हैं और ये बैंक है। हम बैंक में पैसे जमा करा के आते हैं और हम बैंक से पैसे निकाल के भी आते हैं, करते। तो हम तो अपने पास एंट्री कर लेते हैं, जैसे बैंक DR टू कैश जब हम जमा करा के आते हैं, कैश DR टू बैंक जब हम पैसा निकाल के आते हैं। बैंक के पास भी अपनी बुक्स होंगी, बैंक के पास भी अपनी बुक्स होंगी, वो उसके अंदर एंट्री करेगा। और ठीक है, बैंक के पास जो अकाउंट होता है वो कस्टमर्स अकाउंट होता है ना। उस कस्टमर्स अकाउंट को रिप्रेजेंट करती है पासबुक। अगर हमें कभी बैंक से पूछना हो ना कि साहब हमारा क्या हाल चल रहा है, तो बैंक आपको एक पासबुक पकड़ा देगा। बैंक पासबुक आपको शुरू में ही दे देगा, लेकिन याद रखिएगा पासबुक में एंट्री हम नहीं कर सकते। कैश बुक हमारे पास होती है, उसमें एंट्री हम ही करते हैं, लेकिन पासबुक भी हमारे पास होती है, लेकिन उसके अंदर बैंक एंट्री बैंक करता है। और पासबुक क्या होती है, बैंक पासबुक जो होती है वो ग्राहक के खाते की नकल होती है। ग्राहक के खाते की क्या पोजीशन चल रही है वो पासबुक के थ्रू रिफ्लेक्ट होती है।
तो इसलिए इसने कहा है कि बैंक अपने ग्राहकों के जमाओं और आहरणों का लेखा कहाँ करेगा, पासबुक में। कैश बुक तो बैंक वालों के पास होती नहीं है, चेक बुक भी उनके पास होती नहीं है, जमा कराने की पर्ची की पुस्तक, वो जो एक डिपॉजिट स्लिप वाली बुक होती है वहां नहीं। कितना पैसा आपने विड्रॉ किया है, कितना पैसा आपने डिपॉजिट कराया है, ये बैंक पासबुक के थ्रू कम्युनिकेट करता है। ठीक है। थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है कि आसान क्वेश्चन समझाने में ज़्यादा लग जाता है एनर्जी, पर मेरी आदत खराब है। त्रिस्तंभीय रोकड़ बही बैंक ओवरड्राफ्ट बताती है। ये अगर आपने ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाई है और आप कह रहे हो कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, अगर कोई अकाउंटेंट कह रहा है सर देयर इज एन ओवरड्राफ्ट एज पर द कैश बुक, तो पहली बात तो कैश कॉलम की बात कर रहा है क्या, नहीं। डिस्काउंट कॉलम की बात कर रहा है क्या, नहीं। वो बैंक कॉलम की बात कर रहा है, हाँ। और बैंक कॉलम में भी वो क्या बोल रहा है कि सर सीआर साइड का टोटल ज्यादा है। अगर आपका बैंक खाने का डीआर शेष होता है तो ये सिचुएशन बैंक बैलेंस कहलाती है। अगर रोकड़ खाने का क्रेडिट शेष हो तो ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है, ये हो ही नहीं सकती। अगर रोकड़ खाने का डीआर शेष हो तो ये चीज़ कैश इन हैंड को बताती है। और अगर बैंक खाने का क्रेडिट शेष हो तो यस, ये सिचुएशन बैंक ओवरड्राफ्ट को रिफ्लेक्ट करती है। व्हेन योर बैंक कॉलम इज शोइंग सीआर बैलेंस दैट मीन्स ओवरड्राफ्ट एज पर द कैश बुक, तो इसका आंसर डी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यापारी ने माल बेचा जिसका भुगतान चेक से प्राप्त हुआ, अच्छी बात है। व्यापारी ने चेक अपने पास रख लिया, ऐसे प्राप्त चेक का लेखा रोकड़ बही के कौन से खाने में होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल रियल लाइफ क्वेश्चन। जैसे मान लो हमने माल बेचा तो उसको सेल्स बोलते हैं, और सामने वाले से हमें चेक मिला, तो चेक क्या होता है, जनरली अपन बैंक में भिजवा देते हैं, तो एंट्री होती है बैंक टू सेल्स। अगर हमने चेक को भिजवा दिया तो एंट्री होगी। इनका क्वेश्चन ये है कि सपोज करो हमने माल बेचा, उस दिन संडे था, संडे को तो अब चेक बैंक में जमा होने से रहा, या हमने माल बेचा मान लो 5 बजे के बाद बेचा, बैंकिंग आवर खत्म हो गए, मतलब माल बेचने के बाद वो चेक हमारे पास ही रह गया। तो आजकल तो चेक इन हैंड नाम का अकाउंट चलता है। अगर हमने माल बेचा और चेक इस तरह से हमारे हाथों में अटक गया तो हम उसको चेक इन हैंड बोलते हैं। पर पहले बहुत समय तक पॉपुलर प्रैक्टिस ये थी कि अपन बैंक नहीं लिख पा रहे तो फिर कैश ही लिख देते थे। बहुत सारे लोगों ये जो चलती थी प्रथा, इस क्वेश्चन का आंसर यही है। इसने बोला कि अब ऐसा जो चेक मिला और आपके हाथों में अटक गया तो आप क्या करोगे, कैश और बैंक में लिखोगे, बैंक कॉलम में लिखोगे, कैश कॉलम में लिखोगे, तो इसका आंसर ये है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि रेडी रहना आप, क्या इस वाले के लिए भी चलेगा, और आजकल ये तरीका चलता है, क्योंकि इसको कुछ अकाउंटेंट ने अपोज किया कि सर अपन कैश को लिख रहे हैं, ये कोई कैश छोड़ना है। पुराने वाले अकाउंटेंट ऐसे करते थे कि है ना, शाम को कैश गिनते इस चेक को भी कैश की तरह काउंट कर लेते थे। लेकिन फिर बाद में कुछ अकाउंटेंट ने चेक इन हैंड अकाउंट का यूज़ करना शुरू किया। ओके सर, ये ट्रांजेक्शन होगा। तो अगर आप ऐसा अकाउंटिंग में बिलीव करते हो तो आपको जनरल प्रॉपर में ये ट्रांजेक्शन डालना पड़ेगा, और अगर आप ऐसी अकाउंटिंग में विश्वास करते हो तो आप ट्रांजेक्शन को कैश बुक में डालोगे। ठीक है, एक बस ऐसे ही बता दूं, अगर आपने ये वाली अकाउंटिंग की है और नेक्स्ट डे जब बैंक खुलेगा तो आपको फिर ये एंट्री करनी पड़ेगी, बैंक DR टू चेक इन हैंड। जैसे ही आप बैंक में चेक जमा कराओगे तो इस तरह की एंट्री होगी, बैंक टू चेक इन हैंड। और मेरा क्वेश्चन कि क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। कॉन्ट्रा एंट्री वो होती है जिसमें बैंक DR हो और कैश CR हो, या कैश CR हो कैश DR हो तो बैंक CR हो। ओके, चलो 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 चलो। निम्नलिखित में से किस व्यवहार की विपरीत प्रविष्टि होगी। आज तो ये खून ही पी गया, बार बार एक बात बोल के। मजदूरी का भुगतान चेक से किया, मैं तो कहता हूँ तुम याद मत करो, आप तो इसकी जनरल एंट्री पास करो, अपना जनरल का प्रैक्टिस हो जाएगा। मजदूरी का भुगतान चेक से किया, मजदूरी एक खर्चा है, वेजेस को DR करो। अब मैं वेजेस DR लिखता हूँ तो वो अकाउंट में मन में बोल देता हूँ, वेजेस अकाउंट DR टू बैंक। इस एंट्री, ये एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। निजी व्यय यानी ड्राइंग के लिए पैसा आपने बैंक से निकाला, पैसा निकाल के घर ले गए, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। बैंक में रुपया जमा कराया, बैंक DR टू कैश, बस ये दोनों खाते आमने सामने हो गए। इट्स लाइक रोहित शर्मा और विराट कोहली, हाँ, ये दोनों आमने सामने हो गए, बस ये दोनों आमने सामने हो गए ना, अब होगा महा मुकाबला,
महासंग्राम, कॉन्ट्रा एंट्री, ऐसा। ठीक है। चेक द्वारा वेतन चुकाया, वेतन के लिए बोलते हैं सैलरी, और चेक से चुकाया तो बैंक, तो ये एंट्री भी कतई कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। तो थर्ड वन इज द कॉन्ट्रा एंट्री। कि सर अब तो समझ में आ गया हमें पक्का। चलो नेक्स्ट। अब होता पता है क्या है, कई बार बच्चा मतलब एक आधे घंटे 1 घंटे की वीडियो भी ढंग से नहीं सुनता और फिर आसान क्वेश्चन गंवा देता है ना। कोशिश यही करनी चाहिए कि हो, अब वो तो ठीक है टीचर के समझाने के स्टाइल के ऊपर भी है, पर अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर आपको पूरा वीडियो कंप्लीट सुनना चाहिए, ढंग से सुनना चाहिए। बैंक में नकद राशि जमा कराकर खाता खोलने पर बैंक ग्राहक को देता है। ये बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है कि अगर आप के मन में आया कि यार हमें बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहिए, आपने वहाँ मान लो 20,000 रुपये जमा कराए, खाता खुल गया, तो बैंक तुम्हें क्या देगा? तो बैंक एक तुम्हें चेक बुक देगा ताकि तुम चेक काट सको, बैंक तुम्हें एक पासबुक देगा, उसमें तुम एंट्री तो नहीं करोगे, बस संभाल के रखना है ना। पासबुक में बैंक जो तुम्हें पासबुक देता है ना, वो पासबुक तुम्हें बैंक में ही ले जानी पड़ेगी। पुराने ज़माने में तो बैंक वाले उसमें हाथों से एंट्री करते थे, आजकल तो मशीन आ गई है, वो खुद के प्रिंटर में डाल के या मशीन से पासबुक प्रिंट होके आ जाती है। ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, जब तुम पैसे जमा कराओगे तो वहाँ एक स्लिप होती है, वो स्लिप तुम भर के दोगे, है ना। और इस तरह की स्लिप होगी, वो स्लिप पे इस पे भी सील लगाएगा, इस पे भी सील करेगा, साइन करेगा 20,000 पे लिखेगा और ये हिस्सा काट के तुम्हें दे देगा। फॉइल पार्ट और काउंटर फॉइल पार्ट होता है, एक पार्ट वो अपने पास रख लेगा और डिपॉजिट स्लिप का एक हिस्सा काट के एज अ सबूत, एज अ एविडेंस वो आपको दे देगा। तो ये तीनों ही चीज़ें आपको मिलती है जब आप बैंक में खाता खोलते हो और इसके लिए आप रकम जमा कराते हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लेन देन की खाता बही में खतौनी करने की आवश्यकता नहीं है? ये एक ही चीज को पूछने का दूसरा तरीका है। ये भी कह सकता था निम्नलिखित में से किस लेन देन की कॉन्ट्रा एंट्री होगी, लेकिन इसने इस तरह से लैंग्वेज बोली है, तैयार है ना। अगर आप खर्चों का भुगतान चेक से करते हो तो एंट्री होगी एक्सपेंस टू बैंक। तो अब आप समझ रहे हो, ये वाला पार्ट तो चला जाएगा कैश बुक में और ये वाला अकाउंट आपको लेजर में ओपन करना पड़ेगा, तो ये ट्रांजेक्शन लेजर में जाएगा। आपने ग्राहक से भुगतान प्राप्त किया तो कैश टू कस्टमर होगा, कैश टू कस्टमर होगा, तो ये कैश वाला पार्ट तो आपका कैश बुक में चला जाएगा और कस्टमर वाला पार्ट आपका लेजर में जाएगा, तो ये ट्रांजेक्शन भी लेजर में जाएगा। बैंक से रुपए निकाले तो एंट्री बनेगी कैश टू बैंक, तो ये वाला ट्रांजेक्शन भी कैश बुक में जाएगा और ये वाला भी कैश बुक में जाएगा। आमने सामने विराट कोहली आ गए और रोहित शर्मा आ गए, तो ये एंट्री का क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री होगा। और कॉन्ट्रा एंट्री की खासियत क्या होती है कि वो लेजर में नहीं जाती, तो ये इसका आंसर है। अगर आपने माल खरीदा और भुगतान चेक से किया, माल खरीदा तो परचेज होगा और भुगतान चेक से किया तो बैंक होगा, तो आपका जो बैंक है वो तो कैश बुक में जाएगा और ये वाला कहाँ जाएगा, लेजर में जाएगा। तो थर्ड वाला ट्रांजेक्शन विल नॉट गो टू लेजर, उसका डुअल इम्पैक्ट पूरा वहीं हो जाएगा। त्रिस्तंभीय रोकड़ बही के बट्टे वाला खाना क्या बताता है? ओके, व्यापार बट्टा, नकद बट्टा, मात्रा बट्टा, मौसमी बट्टा। ओके, हमारी जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, उसमें एक कॉलम कैश का होता है, एक कॉलम बैंक का होता है, एक कॉलम डिस्काउंट का होता है। ठीक है साहब, इधर भी आपका कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम और डिस्काउंट का कॉलम होता है। ये पूछ रहा है कि ये जो डिस्काउंट होता है कौन सा होता है, क्या ये ट्रेड डिस्काउंट होता है? नहीं। क्या ये कैश डिस्काउंट होता है? हाँ। ठीक है, थोड़ा समझने के लिए बताऊं। सपोज करो हमें कैश मिला 19,000 रुपये और 1,000 रुपये का हमने डिस्काउंट दिया अजय, यानी कहानी क्या हुई, अजय ने जब हमें समय पर भुगतान किया, यह समय जो हमने कहा था उससे पहले भुगतान किया, तो हमने खुश होकर उसको 1,000 का डिस्काउंट दिया। अब इस एंट्री में कितने अकाउंट है? 3 अकाउंट है। पहला अकाउंट क्या है? कैश अकाउंट है। लोकेशन क्या है? DR। डिस्काउंट की लोकेशन क्या है? DR। ये 3 में से 2 अकाउंट मेरे पास हैं, तो कैश DR है, डिस्काउंट DR है, इसलिए मैं DR में जाऊंगा, DR में जाऊंगा और टू अजय लिखूंगा, कैश वाले कॉलम में 19,000 लिखूंगा, बैंक में डैश लगाऊंगा, डिस्काउंट में 1,000 लिखूंगा। ठीक है, और एक बार एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताता हूँ, तो ये डिस्काउंट पहली बात तो कौन सा कहलाएगा? कैश डिस्काउंट, ये बात तो हो गई। ऐसे मेरे को पेमेंट मिलते रहेंगे, यानी DR साइड को हम बोलते हैं प्राप्ति पक्ष। जब जब हमें पैसा मिलता रहेगा हम लोगों को डिस्काउंट देते रहेंगे, तो ये वाला साइड जो होता है वो डिस्काउंट अलाउड को बताता है।
अच्छा, अगर इसकी टोटल पूरे साल की मान लो 5,000 रुपये आएगी, तो ये 5,000 हो गया डिस्काउंट अलाउड। मज़ेदार बात आप बताने वाला हूँ। इसी तरह यहाँ पे की टोटल है, ये वाला पक्ष है, इसको अपन पेमेंट साइड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ अपन पेमेंट करते हैं और पेमेंट जब हम करते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है, तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव। तो ये जो होता है डिस्काउंट रिसीव को बताता है। मज़ेदार बात है कि इस इन दोनों कॉलम का शेष नहीं निकाला जाता है। आप जो कैश कॉलम से कॉलम कैश कॉलम में डिफरेंस निकालते हो, बैंक कॉलम का डिफरेंस निकालते हो, लेकिन डिस्काउंट कॉलम का डिफरेंस नहीं निकाला जाता, बल्कि ये हो जाने के बाद ये 5,000 रुपये से एक अकाउंट बनेगा, उसका नाम है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। और वहाँ इस तरह लिखा जाएगा, टू सन्ड्री एज पर कैश बुक। ये तो बहुत कम को पता होता है जो मैं बता रहा हूँ आपको। और जो डिस्काउंट रिसीव है उसमें सी आर साइड में जाके लिखेंगे बाय सन्ड्री एज पर कैश बुक। ठीक है, कहने का मतलब है शेष नहीं निकाला जाता, बल्कि कैश बुक बनने के बाद, और मैं बोलता हूँ आप घबराना मत, कैश बुक बनाने के बाद कैश अकाउंट नहीं बनाना पड़ता, बैंक अकाउंट नहीं बनाना पड़ता, लेकिन डिस्काउंट अकाउंट उसके बावजूद भी बनाना पड़ता है। ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट उसके बाद भी बनाना पड़ता है। और ये डिस्काउंट किस तरह का डिस्काउंट है? ये कैश डिस्काउंट है। ठीक है, नेक्स्ट, रोकड़ खाते का शेष क्या दिखाता है? यानी अगर आपने कैश अकाउंट बनाया, वैसे तो इस टॉपिक में अपन बात कैश बुक की कर रहे हैं, और कैश बुक एक तरह से हमारा कैश अकाउंट ही होती है। और अगर आखिर में यहाँ बैलेंस है, तो वो जो बैलेंस है वो आपका बताता है कैश इन हैंड, कि आपके हाथ में कितना पैसा है। हिंदी में इसके लिए वर्ड होता है हस्तगत रोकड़, या कहते हैं हाथ में रोकड़। ठीक है, तो कभी आप कैश अकाउंट बनाओगे तो वो आपकी इनकम को दिखाएगा नहीं। रियल लाइफ में भी बहुत सारे लोगों को जो कॉमर्स के नहीं होते, उनको लगता है कि हमारे पास जो पैसा है वो हमारी इनकम है। नहीं, कैश हमारे लॉस को बताता है। नहीं, कैश हमारे व्यवसाय का शुद्ध मूल्य बताता है। देखो, व्यवसाय का शुद्ध मूल्य होता है असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। जैसे मान लीजिए मेरे पास 50 लाख रुपए की असेट है और 40 लाख रुपए की मेरे ऊपर लाइबिलिटीज है, तो मेरी 10 लाख रुपए की औकात है, उसको बोलते हैं व्यवसाय का शुद्ध मूल्य। तो हाँ, रोकड़ खाता ये ज़रूर बताता है हाथ में कट कुटा के आपके पास कितना रुपया नकद है, नेट कैश इन हैंड इसको बताता है। तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि वसूली नकदीकरण के लिए भेजा गया चेक अनादृत हो जाता है तो डीआर कर दिया जाता है। तो सपोज करो एक कस्टमर जिसका नाम मैं बार बार ले रहा हूँ, नाम है अजय। अजय से हमको 50,000 का चेक मिला, तो हम इस तरह की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डीआर टू अजय। आज मान लीजिए जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तब मान लीजिए तारीख है 2 नवंबर। तो 2 नवंबर को मुझे चेक मिला और चेक मैंने तुरंत बैंक में भेज दिया। उस समय हम आशा के आधार पे आशान्वित होके होपफुली ये एंट्री करते हैं बैंक डीआर टू अजय, कि हमारा पैसा बैंक में जमा हो जाएगा, देने वाला अजय। ठीक है, 3 दिन के बाद मैसेज आता है, 5 नवंबर को आपके मैसेज आता है कि भाई जो चेक आपने भिजवाया था वो चेक आपके खाते में जमा नहीं किया जा सकता। उन्होंने वहाँ से रीज़न बता दिया कि अमाउंट ऑल्टर किया हुआ है, या साइन गड़बड़ है, या खाते में पैसा नहीं है, कुछ भी, वॉट एवर द रीज़न। उन्होंने बताया कि आपने ये जो चेक भेजा था वो क्लियर हम नहीं कर पा रहे, तो चेक आपका क्लियर नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये एंट्री मेरी पुस्तकों में गलती से हो गई, तो इसको फिर अपन क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कर देंगे तो अजय टू बैंक, ये हमने क्या किया। अब देखो, अजय टू बैंक, अभी आप कभी समझेंगे नरेशन लिखना क्यों ज़रूरी होता है। अगर मैं खाली ये एंट्री लिखूं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है अजय को चेक दिया, जबकि इस मामले में हमने अजय को चेक नहीं दिया है, बल्कि इस मामले में हकीकत ये हुआ है कि अजय का चेक डिसऑनर हो गया है। तो इसीलिए नरेशन देना ज़रूरी होता है, ताकि चीज़ समझ में आए कि व्हाट वाज हैपेंड, हुआ क्या था। तो बस इनका क्वेश्चन वैसे ये था कि क्या होता है, क्या होता है जब भेजा गया चेक अनादृत। अनादृत के लिए एक हिंदी में वर्ड होगा अप्रतिष्ठित। अप्रतिष्ठित है ना, इंग्लिश में तो आपका फिक्स वर्ड है डिसऑनर। बाउंस होना भी बोलते हैं, चेक बाउंस हो गया, तो हम ग्राहक का खाता डेबिट करेंगे, सी इसका आंसर होगा। ठीक है,
और जैसे कि आप देखोगे हर स्लाइड के बाद पीछे कोई डिटेल लिखी हुई है, वो पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, है ना। जो मैं समझा रहा हूँ वो सारा वहाँ लिखा हुआ है। त्रिस्तंभीय रोकड़ बही में कार्यालय उपयोग के लिए बैंक से निकाली गई नकद डैश डैश में दिखाई देगा। तो अगर अगर आपने पैसा बैंक से निकाला तो कैश डीआर टू बैंक। देखो इस एंट्री का मतलब भी है पैसा बैंक से निकाला, और इस एंट्री का मतलब भी है पैसा बैंक से निकाला, लेकिन यहाँ पैसा व्यापारी ने अपने घर के लिए निकाला, या यूँ समझो कि निकाल के अपने घर ले गया। यहाँ पैसा उसने ऑफिस के लिए निकाला, ठीक है। तो ये एंट्री कहाँ जाएगी? तो ये एंट्री आपका जो कैश कॉलम होता है, कैश कॉलम में यहाँ लिखेंगे टू बैंक। कि सर कैसे? देखो कैश है, कैश कहाँ है? डीआर में है, तो आपको डीआर में जाके लिखना है टू बैंक। और बैंक कहाँ है? सीआर है, तो सीआर में जाके आपको लिखना है बाय कैश, ठीक है। तो ये एंट्री कहाँ गई? ये एंट्री केवल कैश बुक के डीआर साइड पे गई? नहीं, ये एंट्री कैश बुक के दोनों तरफ गई है। ये एंट्री रोकड़ बही के दोनों तरफ गई है। इसको ये जानने में इंटरेस्ट नहीं है कि दोनों तरफ कैसे गई है, ये भी लिखना कला होता है, लेकिन इसको जानने में इंटरेस्ट नहीं है। बस ये बात है कि ये एंट्री आपके कैश बुक के दोनों तरफ गई है, ठीक है। और लघु रोकड़ बही को डैश डैश को दर्ज करने के लिए रखा जाता है। वापस पैटी कैश बुक का क्वेश्चन आया, और कई बार हम ध्यान से नहीं पढ़ते, इसलिए पैटी कैश बुक हमने क्यों रखी है? ताकि हम छोटी छोटी इनकम को लिख सकें। नहीं, छोटी छोटी इनकम जैसी कोई चीज़ तो होती नहीं है। ये कह रहा है कि पैटी कैश बुक हम इसलिए रखते हैं ताकि हम छोटे खर्चे जो हम कैश में देते हैं उसका लेखा कर सकें। ये बात सही है। थर्ड में कहता है कि हम छोटी इनकम और छोटे खर्चों दोनों के लिए इसको रखते हैं, ये भी गलत है। बेसिकली ये हम छोटे खर्चों के लिए ही रखते हैं, है ना। तो बिल्कुल इसका बी आंसर होगा, बी इसका आंसर रहेगा, यस, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष के अंत में अगर एक कैश बुक में डीआर दिखाई देता है तो बहुत बढ़िया बात है। इन्होंने वैसे स्पष्ट नहीं किया कि डीआर कैश कॉलम की बात कर रहा है या बैंक कॉलम की बात कर रहा है, पर डीआर शेष क्या बताता है कि आपने कितना पैसा दिया, आपको कितना पैसा मिला, आपकी इनकम कितनी है, या आपके एंड में कितना पैसा बचा है। बिल्कुल ये बताता है ना। कि अगर हमारी कैश बुक है, इधर की जोड़ है मान लीजिए 80,000 रुपये, इधर की जोड़ है 50,000 रुपये, तो हमारे पास यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी के नाम पे ये 30,000 रुपये दिखाई देगा। इसे डीआर शेष कहेंगे, और ये डीआर शेष हमारे कैश इन हैंड को बताता है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन, आसान सा टॉपिक, मैं कोशिश करी आपको मैं समझा पाऊँ। अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लग रहा है तो हमारा यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। वहाँ पे बेल नोटिफिकेशन होता है, उसको क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस मिल जाएं। और ये कि हमारा प्ले स्टोर पे जाना होता है, प्ले स्टोर, सिंपल प्ले स्टोर सर्च करो, वहाँ पे फिर अपना कॉमर्स पॉइंट ऐप, है ना, हमारा ये वाला सिंबल देख लेना आप, ठीक है। कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लेना, और बहुत सारा कंटेंट है फ्री में, पर पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, है ना। मैं या कोई भी टीचर आपकी मदद कर सकते हैं। एंड ऑफ द डे तो कहते हैं ना, आप मरे से स्वर्ग मिलता है, तो ऐसा नहीं होता मर मैं जाऊँ और स्वर्ग आप चले जाओ। तो स्वर्ग अगर चाहिए तो मरना आपको पड़ेगा, नौकरी आपको चाहिए तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है।